नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए न्यू जर्सी यूएसए में शिक्षिका रहीं प्रसिद्ध कवयित्री एवं लेखिका देवी नागरानी की लिखी हुई कहानी भेदभाव की राजनीति। मेरी ज़ुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। उस एक छोटे से पर्चे ने मुझे मेरी औकात की याद दिलाई और उस महान व्यक्ति की जिसने समाज में अपनी जात के लिए, अपने देशवासियों को मूल सिद्धांतों की नींव पर उनके जीवन सुधार के लिए एक नया प्रतिष्ठान स्थापित किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज भी मेरे ध्येय हैं और रहेंगे, जिनके पद चिन्हों पर चलकर मैं भी अपनी जाति के लिए, अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए जितने कदम आगे बढ़ाता हूँ, उससे कहीं ज़्यादा कदम पीछे की ओर धकेला जाता हूँ। एक वो थे, एक मैं हूँ। याद है वो दिन जब मैं मैट्रिक पास करके कॉलेज के दाखिला के लिए ऑफिस के बाहर लंबी कतार में जाकर खड़ा हुआ। कहने कहलवाने के लिए बहुत सारे यत्न किए। मेरे दादा, पिता और स्कूल के प्रधानाचार्य सुखी राम माधवन ने भी यही कहकर जमानत दी कि मैं एक ज़हीन मेधावी शागिर्द हूँ। बिना ट्यूशन के खुद पढ़ाई करके 95% अंक लाया हूँ, पर कुछ भी नहीं हुआ। किसी की एक न सुनी। कॉलेज का ट्रस्टी जाना पहचाना विशिष्ट आदमी था, पर ऐन वक्त पर उसने भी अपना रुख बदलने में देर नहीं की। ये सब मेरे साथ हुआ। क्यों हुआ, कुछ समझ में आकर भी नहीं आया, और आता भी कैसे। और उस प्रयास का प्रतिफल मुझे कॉलेज में दाखिला न देकर वहाँ के प्रतिनिधियों ने यह जतलाया कि मैं कमतर जात का पद दलित हूँ, यहाँ दाखिला होनी संभव नहीं। दूसरा कारण दाखिला न मिलने का यकीनन ये भी रहा होगा कि मैंने डोनेशन के नाम पर काला धन नहीं दिया। अपनी जात की कमतरी का लेबल अपने माथे से नहीं हटा सका। हाथ में थमा कागज़ यही जतला रहा था। दाखिला न मिलने की नकारात्मक उपाधि थी उसमें। परिवार के बीच में रहते न कोई चालबाजी, न कोई शातिरता देखी, न सीखी, न ही कभी बाहर और भीतर की दुनिया में कोई भेदभाव जाना। अपने काम से काम रखने वाले परिवार भी कहाँ किसी चाहत को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, सिर्फ उस एक चाहत के लिए जो मेरे बाबा ने अपने सीने में पाल रखी थी कि मैं पढ़ लिख कर उनका, उनकी बिरादरी का, उनकी जाति का किसी तरह उद्धार करने का प्रयास करूं। मैं जिस परिवार में पलकर बड़ा हुआ, वहाँ मेरे जागने से पहले मेरे माँ बाबा को झाड़ू और टोकरी लेकर घर के बाहर जाते हुए और भरी दोपहरी घर लौटकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जुटते हुए देखा। कुछ और बड़ा हुआ तो शिक्षा के मैदान में खड़ा कर दिया गया, जहाँ भी दिक्कतें मेरी आसानियों को दुश्वार करती रहीं। और अब सिलसिलेवार यादों के पश्चात महसूस कर रहा हूँ कि अब वक्त आया है कि मैं किसी न किसी तरह परिवार में सहकार देकर पिता के उन बूढ़े कंधों का बोझ कम करूं। याद आया बाबा का कहना, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ये उम्र है पढ़ाई करने की, पढ़कर किसी ओहदे के काबिल बनने की। जब काबिल बन जाओगे तब मेरा हाथ बटा पाओगे और आगे चलकर अपने परिवार का भी भार संभाल कर हमारा और जाति का सहारा बन पाओगे। बाबा, पर मैं आपको इस तरह दिन रात मेहनत की चक्की में पिसते हुए नहीं देख सकता। आपकी सेहत भी दिनों दिन आपका साथ छोड़ती जा रही है। अब मैं मैट्रिक पास हूँ, कोई छोटा मोटी नौकरी करके आपकी मदद कर सकता हूँ। इस समय मेरा कॉलेज पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं जितना आपको काम में हाथ बटाना। बाबा, आपने पिता व सारथी बनकर मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं शिक्षा की रोशनी में अपना भविष्य साफ देख पा रहा हूँ। मैं आपकी चाहत को अंजाम दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। आदित्य बेटे, मैं चाहता हूँ कि तुम कॉलेज पढ़कर किसी अच्छी नौकरी को हासिल करो, तब कहीं जाकर हम बंगियों की जात वालों का सिर उठाने लायक होगा। अपनी काबिलियत से अनपढ़ बच्चों को इस गंदगी के दलदल से निकाल कर ज्ञान की रोशनी में एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी की राह पर ले आओ। यही मेरी दिली तमन्ना है, यही ख्वाहिश। इसी कारण मैंने बचपन में कभी तुझे ये झाड़ू लेकर घर घर का कचरा उठाने के लिए अपने साथ नहीं लिया और ना ही तुझे म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में दाखिला दिलाई। पर बाबा, अब तो मैं हाई स्कूल पास आपकी बताई राह पर चलने का हर प्रयास कर रहा हूँ। आपकी सहायता करना मेरी ख्वाहिश है, और तो और मैं आपके सर पर लगी तोहमत के दाग को भी धोना चाहता हूँ। मैं अकेला ही इस हकीकत का चश्मदीद गवाह हूँ, भले ही दुनिया माने या ना माने। बस बेटा बस, एक लफ्ज़ ज़्यादा ना कहना, मैं सुन नहीं पाऊँगा। पर बाबा, जो गुनाह आपने किया ही नहीं उसका बोझ अपने दिल दिमाग पर क्यों ढो रहे हैं। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, सब कुछ साफ साफ देख सकता हूँ, सच झूठ को परख सकता हूँ। आप उस अनचाही सोच को जहन से क्यों निकाल कर फेंक नहीं देते। बेटा, ये गुलामी की जंजीरें जो कराएं वो कम हैं। मेरी जाति मेरे काम से पहचानी जाती है, मेरे ज़मीर की रोशनी से नहीं।
यहाँ का तहसीलदार सफ़ेद कपड़े पहनकर अपने शाही घर में बैठे बैठे हमारी गुर्बत का नंगा नाच देखता है। उसकी गंदी नज़र गंदगी उठाने वाली बाल्टियों पर नहीं, उठाने वाली हमारी बहू बेटियों पर रहती हैं। उनके गंदे कपड़ों की तहों में छुपे उनके शरीर पर होती हैं। ये सब हकीकतें हमें उन औरतों के अश्कों की जुबानी मालूम होती हैं। सफ़ेद कपड़े उनकी काली नीयत और काले कारनामे के चिट्ठे को नहीं छुपा पाते। उसने तुम्हारी माँ की बेइज्जती करके उसके नारीत्व को ललकारा। वो ये बर्दाश्त ना कर पाई। एक दिन मौका देखकर उसने तहसीलदार को औताक में बंद करके मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे जिंदा जला दिया और फिर खुद को भी उस आग के शोलों में अर्पण कर दिया। हमारे समाज की औरतें कब तक ये अग्नि परीक्षा देती रहेंगी? पुरानी बात को दोहरा कर इस तरह खुद को दुखी न कीजिए बाबा। अम्मा ने खुद को मुक्त कर दिया। पाप की भावना ने शायद उनके शरीर को पाप का भागीदार बनाकर छोड़ा और उसने पापी को सजा देकर खुद को भी उस आग में भस्म करते हुए अग्नि परीक्षा दी। पर अब ऐसा नहीं होगा बाबा, नहीं होगा। मेरी एक बात हमेशा याद रखना बेटे, जालिम का जुल्म न कभी भूलना, न माफ़ करना। ये सरासर बुज़दिली होगी। कहते हुए आदित्य के पिता ने धोती के छोर से अपनी पीड़ा को झटक कर लंबी सांस ली। ये सब तो ठीक है बाबा, पर मुझे इसमें अम्मा की कोई बुज़दिली दिखाई नहीं देती। वो तो अपने सतीत्व व आत्मसम्मान का कुल हिसाब कुछ यूँ पूरा कर गई, जो बहुत ही दिलेरी का कार्य है, जिस पर गर्व किया जा सकता है। अब आदित्य की आवाज़ में आक्रोश शामिल हो रहा था। पर सभी गुनहगार को सज़ा देकर अपने स्वाभिमान को भी स्वाहा करें, ये भी तो ठीक नहीं है ना बेटा। हमारे इस गंदे शूद्र समाज में कितने बेगुनाह सज़ा भुगतते हैं और कितने गुनहगार आज़ाद घूमते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। उनकी पहचान नामुमकिन है, क्योंकि उनके तन पर मुजरिमों की या कैदियों की वर्दी नहीं होती। वे आज़ाद रहकर गुनाह कर रहे हैं। कौन उनको जंजीरों में बांध रहा है? बाबा छोड़ो इन बातों को। गुनाह और बेगुनाही के दलदल में क्यों अपने आप को मैला कर रहे हैं? आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ। आप चिंता न करें बाबा, मैं अपनी रहनी को अपनी करनी में शामिल करके अंधेरे से उजाले को चीर कर लाऊंगा। बेटा, तेरी सद्भावना मेरे लिए खुदा की ओर से आई हुई नियामत है। फिर भी सोच समझकर किसी मुमताज़ जाने पहचाने शख्स या किसी बहुत ही बड़े इज्जतदार आदमी की मदद से गांव में ही किसी कॉलेज में दाखिला लेकर आगे पढ़ने जाओ। मेरी ज़्यादा चिंता ना करो। पिता के मनोभावों का आदर करते हुए आदित्य सोचने लगा, ठीक वैसे ही जैसे शायद बाबा का जहन सोच रहा था। अगर भंगियों की औलाद भंगी बनकर गांव में सेठ साहूकारों की गंदगी साफ करती रहेगी तो अपनी पहचान कैसे पा सकेगी? अपनी जाति के कंधों से सलीब उतारने के लिए किसी को तो मसीहा बनना पड़ेगा। पीढ़ियों से चल रहे इस पेशे को इल्म की रोशनी से उजागर करना होगा। हजारों बच्चों के माता पिता ये काम करते करते जवानी से बुढ़ापे की दहलीज तक आ पहुँचे हैं। बस बड़ों के नक्शे कदम पर चलते चलते वे भी समाज की गंदगी को उठाते रहेंगे और यही विरासत शायद आने वाली पीढ़ी के साथ आगे दूर तक जाएगी। सोचते सोचते आदित्य का मन फिर नए जोश से भर गया। पिता के पांव छूकर अपना नसीब आजमाने पैदल ही एक दिशा में चल पड़ा। पढ़ने में तेज़, लिखने में माहिर, सोचने की तीक्ष्णता रखने वाला आदित्य अपने दिलो दिमाग में एक सपना लिए हुए था। उसके जहन में अपने लिए, अपनी जाति के लिए, उनके उद्गार के लिए एक ऐसा सपना था जिसका पूरा होने से पहले आने वाली पीढ़ी को फिर से नया जीवन जीने का अधिकार मिलता। अपनी काबिलियत से उसने स्कूल के प्रधानाचार्य सुखीराम माधवन का मन मोह लिया था। अपने ख्यालों की तजुर्मानी करते उसने अपने लिए कुछ ना सही पर अपनी जाति के लिए कुछ करने की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाना चाहा। बस सोचते सोचते प्रधानाचार्य सुखीराम के घर की चौखट पार करते उसके पांव आंगन में आकर रुके। उनके चरण स्पर्श के लिए झुकते ही उसने सुना, अरे आदित्य, ये क्या? तुम छुट्टियों में भी मेहनत कशी से बाज नहीं आते? कुछ आराम कर लेते, कुछ मन बहलाव के लिए मौज मस्ती कर लेते। मैट्रिक का नतीजा तो निकला है, पर कॉलेज की दाखिला लेने में अभी 15 दिन बाकी है। आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो? सर, मैं उसी काम के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आपको तो पता है बाबा अपनी जाति के सिरमौर हैं, भले समाज उन्हें गुनहगार समझे। लोग कहते हैं बाबा ने ये सब कुछ करने के लिए अम्मा को भड़काया था। अगर बाबा ने ऐसा चाहा भी तो भी मेरी माँ ने भी तो अपनी जान गंवाई। हाँ, ये तो है, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सच का सामना करना फिर भी मुश्किल है। कहते हुए सुखीराम जी ने एक लंबी सांस ली। पर जो हुआ वो हुआ, अब आगे की परिस्थितियों को संभालना है। आप बीच की कोई राह पेचीदा लगती है। सभी तहसीलदार ठेकेदार एक मत विरुद्ध खड़े हैं। उनका सोचना है कि
बंधुओं की औरतें अगर इस तरह निर्णयात्मक बागडोर अपने हाथों में ले लेंगी तो इज्जत किसी की भी नहीं बचेगी। ये उनका विचार है, आप क्या सोचते हैं? अनगिनत सवाल आदित्य की आंखें लिए हुए थीं। हाँ, ये उनका विचार है। ये समाज के स्थापित स्तंभ हैं। कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये स्कूल कॉलेज उन्हीं के दम से ही चल रहे हैं। इस सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता। पर अपनी इज्जत के बचाव के लिए नारी जाति पर कलंक लगाना भी तो ठीक नहीं। गुनाह की गंदगी में वे उतरें और सजा नारी जाति पाए, क्यों? समाज की रीति रस्मों को बनाना बिगाड़ना बड़े बड़े सूबेदारों का काम है आदित्य, तुम्हारा मेरा नहीं। पर सर, कोई तो उन्हें एहसास दिलाने वाला होगा कि नारी घर का मान और समाज की मर्यादा है, फिर चाहे वो किसी भी जाति की हो। क्या उनकी रक्षा करना हम मर्द जाति का धर्म नहीं है? तुम धर्म अधर्म की बात को छोड़ दो, ये बात उन्हें कौन समझाए? सुखीराम कहते कहते उसकी ओर निहारने लगे। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा सर, बस आप मुझ पर भरोसा रखिए और मेरी रहबरी करते जाइए। कहते हुए आदित्य ने प्रधानाचार्य सुखीराम के सामने अपनी तस्वीर रखी और उनको प्रणाम करते हुए बाहर निकल आया। 4 साल गुजर गए। कॉलेज में दाखिला न मिलनी थी न मिली, पर आदित्य ने हिम्मत नहीं हारी। दिन रात मेहनत करके अपने बस्ती के बच्चों को तालीम की रोशनी से मुखातिब किया, उन्हें पढ़ना लिखना सिखाने की कोशिश की, जुल्म के सामने बगावत की आवाज़ ऊंची की, इस कदर कि किसी भी घर या घर के बाहर का कचरा उठाना व साफ करना बंद कर दिया। गांव में हलचल मच गई, आग भड़की। इस हलचल में नारियों की सिरमौर रही सुजाता, प्रधानाचार्य सुखीराम माधवन की बेटी। वो आदित्य की हम उम्र थी, उसके साथ पढ़ते उठते बैठते उसे पसंद भी करने लगी थी। ये बात सुखीराम जी से छुपी न थी। एक तरह से 2 जवान दिलों के मिलन में उनकी हामी भी शामिल थी। समाज सुधार की इस पहल में उनका भी सुजाता के माध्यम से यही योगदान रहा कि जाति भेद को रद्द किया जाए। समान अधिकार पाकर ही तो नौजवान पीढ़ी कुछ आगे बढ़ पाएगी, वरना शिक्षा का होना बेमतलब होता। समस्या हो और समाधान ना हो तो कोशिशें निराधार होने लगती हैं। इस नई समस्या का समाधान निकालने के लिए पंचायत मुकर्रर हुई। मंगलवार के दिन गांव के बाहर मंदिर के सामने भीड़ जमा हुई। प्रधानाचार्य सुखीराम जी ने अपनी बेटी सुजाता का विवाह आदित्य के साथ संपन्न करने की ठान ली और तय किए गए दिन रीति रस्मों के साथ विवाह संपूर्ण किया। प्रधानाचार्य सुखीराम जी के निमंत्रण पर गांव के कई जाने माने वरिष्ठ मान्यता प्राप्त लोग एकत्रित हुए, मगर भले घरानों की बेटी का विवाह एक अछूत जात के लड़के से होता देख उल्टे पांव लौटने लगे। फिर भी समारोह में कोई भी विघ्न नहीं पड़ा। सभी बड़ी ही तन्मयता के साथ कार्य को संपन्न करने में लगे रहे। पंचायत ने एकमत होकर फिर एक फैसला किया और प्रधानाचार्य को पैगाम भेजा कि अगले मंगलवार के दिन पंचायत में सुजाता को भी आदित्य के साथ गांव से निकलवाने का हुक्म दिया जाएगा। मंगलवार के दिन पंचायत के पंच परमेश्वर व उनके मुरीद और तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा थी। आदित्य भंगी परिवार का, सुजाता एक हिंदू परिवार की पढ़ी लिखी सौम्य लड़की। ऐसी जाति के लड़के से शादी कैसे कर सकती थी? उनकी शादी से समाज की अधोगति हो, ये पंचों को स्वीकार न था और यही निर्णय लेकर उस नव दंपति को गांव से बाहर निकल जाने का आदेश दिया गया। इस आदेश के विरोध में सुजाता ने सभा के पंचों के सामने अपनी मर्जी का इजहार करते हुए कहा, मैं 18 साल की बालिग पढ़ी लिखी लड़की हूँ। कानून के मुताबिक मैं अपना फैसला खुद करने के लिए मुख्तियार हूँ। ये मेरी मर्जी है कि मैं आदित्य के साथ शादी करूं। वो भंगी जाति का है पर भंगी नहीं है, एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ इंसान है। जितनी सभ्यता और मर्यादा उसमें है शायद ही किसी साहूकार के बच्चे में हो। मैंने अपनी इच्छा को उसके सामने रखकर उसे और अपने पिता को मनाया। अगर उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है तो किसी और को ऐतराज़ क्यों होना चाहिए? अब धर्म रीति से कानून से हम दोनों पति पत्नी हैं। किसी राजनीति का कोई भी शास्त्र इस गांव में उपयोग ना हो तो बेहतर है। ये हम दोनों का फैसला है कि हम इस गांव से कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। यहीं रहकर वही सब कुछ करेंगे जो अब तक करते आ रहे हैं। आपकी जाति और हमारी जात में अब ज़्यादा फर्क नहीं रह गया है, यह आप सभी जानते हैं। अपने अपने गरेबानों में झांक कर हर सवाल का जवाब खुद पाइए। यह जाति भेद की राजनीति का खेल अब बंद कीजिए। सरपंच निस्तब्ध, मुखिया मौन। फिर भी आदित्य की ओर देखते हुए एक सवाल उठाया गया, तुमने क्या समझकर ये नाता कबूल किया? क्या तुम्हें अपनी जात याद नहीं रही या सभी सीमाओं को तोड़ने की जिद पकड़ ली थी? याद थी सरपंच साईं, ये भी याद है कि हमारी असली जात है इंसानियत, जो हर आदम की विरासत है। मैं पढ़ लिख कर अपनी जात को इस गंदगी से निजात दिलाने के लिए हमेशा कुछ करना चाहता था।
जब सुजाता ने मेरे सामने अपनी मर्जी रखी तो मुझे सोचने और गौर करने का मौका मिला और आदरणीय प्रधानाचार्य जी की अनुमति से ये निर्णय लिया। अब मर्यादा में रहकर सुजाता के साथ शास्त्र अनुसार शादी के बंधन में बंधा हूँ। मेरे मन में ना कोई छल है ना कोई छलावा है, तो फ़कत प्रधानाचार्य जी के परिवार के लिए आदर और सम्मान, जिन्होंने विशाल हृदय से मुझे स्वीकारा है। ये हमारी जाति के लिए गर्व की बात है। अब सुजाता मेरी धर्म पत्नी, हमारे घर की गृहलक्ष्मी और मर्यादा है। ऐसा कहकर आदित्य ने अपनी जगह से उठकर सुखी राम जी के चरण छूकर आशीर्वाद लिया, फिर अपने पिता से आशीर्वाद मिलते ही उनके गले लग गया। पंचायत के मुखिया ये आचरण देखकर पथरा से गए। अब सुजाता के पिता ने उठकर पंचों की ओर रुख करते हुए कहा, मुझे इस रिश्ते के लिए मंजूरी देने में कोई ऐतराज़ न था। आदित्य एक सुशील, संस्कारी और सुलझा हुआ, सभ्य, पढ़ा लिखा, काबिल इंसान है। अब तो वो मेरा जमाई और हमारी बिरादरी का सदस्य बन गया है। वो भंगी नहीं है, मेरी बेटी का सम्माननीय पति है, हमारे परिवार का सदस्य है। पंच आंखें फाड़ फाड़ कर प्रधानाचार्य सुखी राम की ओर देख रहे थे। आदित्य ने अपने दोनों हाथ जोड़कर पंचों को नमन करते हुए कहा, मैं आदरणीय सुखी राम जी का सदैव कृतज्ञ रहूँगा, जिन्होंने मेरा जीवन सुधारने की खातिर ये कदम उठाने में मेरा साथ दिया, जाति भेदभाव को दूर करके मुझे अपने गले लगाया, अपनी बिरादरी में शामिल करके मेरा और मेरी जात वालों का मान बढ़ाया है। ये एक बेमिसाल कदम है जो इतिहास में दर्ज होगा। आपके सामने भी मेरी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि आप भी इस पावन कार्य के यज्ञ में हमें अपने आशीर्वाद का अभिदान दें। एक और घोषणा आज सभी के सामने कर रहा हूँ, ये कि आज के बाद कोई भी भंगी या उसके परिवार वाले ना आपके घरों के भीतर सफाई करेगा और ना बाहर ऑफिस में। सब अपना अपना काम खुद करेंगे, ताकि ऊंच नीच जाति के फासले कम होकर मिटने लगें। हम सब एक हैं और एक से अधिकार लेकर एक नव निर्माणित युग का आरंभ करते हैं। आपने मुझे अपनाया है, इसके लिए आप सभी को फिर से प्रणाम करता हूँ। पंचों के पास कहने के लिए कुछ भी न था। अपने कपड़े झटक कर खड़े हुए और अपनी अपनी औकात की पोटली अपने सर उठाकर चलते बने। आदित्य ने अपने ससुर सुखी राम जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और सुजाता ने आदित्य के पिता के चरण स्पर्श करके सौभाग्यवती होकर आशीर्वाद पाया। ये एक मिसाल थी जो समाज के बीच पनपते भेदभाव की दीवारों के बीच की दरारों को सिकोड़ने में मददगार रही। जात की पहचान के ताज कितने सरों पर चढ़े और कितने ही सरों से उतरे, आखिर सभी आपस में दूध शक्कर की तरह घुल मिल जाएंगे। इस बात की खुशबू हवाओं को मदहोश करती रही। नौजवान पीढ़ी के साथ एक नए युग का आरंभ हुआ, जिसका जश्न मनाना लाजमी रहा। तो चलिए शामिल होते हैं महफिल में, क्योंकि मौका भी है, माफ़ी भी है। आइए, आपका स्वागत है। अभी आप सुन रहे थे प्रवासी कथाकार देवी नागरानी जी की लिखी हुई एक समाज सुधार पर आधारित कहानी भेदभाव की राजनीति। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।